नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नोएडा में रईसजादों को पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। पुलिस चौकी के सामने ही खुलेआम उपद्रव करने का वीडियो सामने आया। सोरख पुलिस चौकी के बाहर रईसजादे नशे में धुत होकर कार पर चढ़कर जमकर डांस कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ऐसे में पुलिस के कानून व्यवस्था बरकरार रखने पर कई सवाल उठ खड़े हुए। जरा देखिए, ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के सामने ये रईसजादे न सिर्फ नशे में धुत हैं, बल्कि गाड़ियों पर चढ़कर ठुमके भी लगा रहे हैं, और बिल्कुल पुलिस चौकी के सामने। अब आपने ऐसी तस्वीरें तो रेयर देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। आप समझ लीजिए कि जिस पुलिस का खौफ होना चाहिए, ये उस पुलिस को ही, उस पुलिस चौकी को ही जूती की नोक पर रखते हैं। ये उसे कुछ नहीं समझते अपने आगे। तभी तो इन रईसजादों के, इनकी रईसी इतना सर चढ़कर बोल रही है कि पुलिस चौकी के ही सामने खड़े होकर नशे में धुत ये नाच रहे हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें आपके सामने नोएडा की हैं। नोएडा में नशे में धुत होकर कार पर डांस कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ है निशांत। अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया? कौन है ये लोग? पुलिस चौकी के सामने ही इनको, इन रईसजादों को अधिकार किसने दिया कि ये ऐसे ठुमके लगाएं और कानून को अपनी जूती की नोक पर रखें? देखिए पूजा, इन तस्वीरों के बाद और वीडियो आने के बाद बिल्कुल साफ हो चुका है कि इन रईसजादों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इन्होंने खुलेआम पुलिस चौकी के सामने, पुलिस की नाक के सामने खुलेआम गाड़ी की छत पर खड़े होकर नशे में धुत होकर ठुमके लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये थाना 113 क्षेत्र का मामला है। इस पर तमाम तरीके से नोएडा पुलिस पर सवाल उठते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, स्थानीय जो पुलिस थाना है उस पर सवाल उठते हैं। जिस तरीके से ठुमके लगा रहे, इस पूरे मामले में अब जो है वीडियो वायरल के बाद पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि जल्द ही इन रईसजादों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये ठुमके लगा रहे हैं, एक पुलिस का बूथ होता है, उस पर सोरखा चौकी लिखा हुआ है, बाकायदा और साफ तौर पर पुलिस का नाम लिखा होने के बाद इन युवकों को, इन रईसजादों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है और नशे में धुत होकर लगातार ठुमके लगा रहे हैं, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। और जिसके बाद साफ अब अधिकारी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ यह हो चुका है कि बेखौफ हो चुके हैं, दबंग युवक हैं, रईसजादे हैं, और कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई बनना तय है। और नोएडा पुलिस इनकी पड़ताल में जुटी हुई है और जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, पुलिस का कहना है। निशांत, जिस दौरान में रईसजादे इस चौकी के सामने डांस कर रहे हैं, क्या उस दौरान में चौकी में कोई भी मौजूद नहीं था? देखिए, सवाल उठता है कानून व्यवस्था पर, सवाल उठता है पुलिस की बीट पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि थाना 113 का मामला है। जब जिस तरीके से ये ठुमके लगा रहे हैं, वहां से पीसीआर गई होगी, लेपट गई होगी, पीआरबी जो 100 डायल 112 डायल है वो गुजरती है। कहीं ना कहीं उसकी नजर कहाँ थी? कहीं ना कहीं व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर पुलिस के ऊपर सवाल उठते हैं, स्थानीय पुलिस पर सवाल उठते हैं। जिस तरीके से ठुमके लगा रहे हैं और इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अधिकारियों ने तत्काल फिर संज्ञान लिया है और जिसके बाद कार्रवाई का आश्वासन अधिकारी अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन कब गिरफ्तारी होगी, कब इन पर कार्रवाई होगी और कब इस तरीके से लापरवाही करने वाले जो पुलिस व्यवस्था है उन पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पुलिस बूथ के सामने कैसे ये रईसजादे ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं और गानों पर थिरक कर, गाड़ियों से कूद कूद कर पूरा बवाल काट रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना वहाँ से कोई भी बीट ऑफिसर गुजरा कि इनके ऊपर नकेल कसता। ये अपनी मौज मस्ती काट रहे हैं। तो इनकी मौज मस्ती के जरिए ही आप समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रत्याशी और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। इस क्षेत्र में जो काम 50 सालों में हुआ नहीं, वो काम पिछले 5 सालों में हुआ। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। आपको बता दें कि मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी की खास अब यहाँ पर
जो बातें हैं वो हमने आपको बताई ही हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनकी भी साख इस बार दांव पर लगी हुई है। सबसे ज्यादा निर्णायक है और सिद्धार्थनगर की सबसे बड़ी हॉट सीट बन चुकी है इटवा की विधानसभा। इटवा से अगर बात करें तो यहां से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव मैदान में हैं, तो उनको प्रतिद्वंदिता के तौर पर देखा जाए तो माता प्रसाद पांडे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वो यहां से चुनाव मैदान में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग सतीश चंद्र द्विवेदी जी के उनके पैतृक गांव में मौजूद हैं। सर, सतीश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश जी, न्यूज ऑन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थनगर की सबसे बड़ी हॉट सीट इस समय ये पूरी इटवा बन चुकी है। क्या चुनौती मानते हैं और इस बार किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी सीट हॉट सीट है। पिछली बार भी ये हॉट सीट थी और पिछली बार तो लोग इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लोग कह रहे थे लड़ाई एक तरफा है और हाथी चींटी की लड़ाई कोई कहता था, कोई डमी लड़ाई कहता था। मैं जिससे लड़ रहा था वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, उनको सिद्धार्थनगर का मिनी मुख्यमंत्री भी लोग कहते थे। लेकिन चूंकि अपने 6 बार के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया नहीं था, लोग निराश थे, इटवा विकास की दृष्टि से शून्य था, तो मेरे रूप में एक विकल्प मिला लोगों को, एक उम्मीद जगी। एक नौजवान आएगा, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर नौजवान आएगा, भारतीय जनता पार्टी से आया है जो विकास की राजनीति करती है, तो क्षेत्र का विकास होगा। और आपको ध्यान में होगा कि तीसरे नंबर पर चले गए तमाम धुरंधर नेता, मैं चुनाव जीता। इस बार भी यही है, आप क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हर तरफ मोदी योगी, भारतीय जनता पार्टी यही चल रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लोग कहते थे कि आजकल विकास पर चुनाव नहीं होता, लेकिन इटवा में आप जाएंगे तो विकास ही चुनाव का मुद्दा है। चाहे वो मोदी सरकार के द्वारा किया गया विकास हो, चाहे योगी सरकार के द्वारा किया विकास हो, चाहे विधायक सतीश द्विवेदी के द्वारा किया। सबसे बड़ी बात ये, अभी जब मैं आपके गांव आ रहा था तो जैसे मुझे एक तो वो तो आपका एरो तो मिल रहा था मुझे कि मुझे इधर आना है, लेकिन सड़कें बड़ी अच्छी मुझे दिखाई दी। आपके यहाँ तक आने मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। तो ये जो विकास है ये केवल सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास तक का विकास है या इलाके में भी कुछ इसी तरह का विकास? नहीं, वो सड़क मेरी बनवाई हुई है ही नहीं। हमारे सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय रामपाल सिंह जी। हमारे गांव, चूंकि हमारा गांव बहुत पुराना भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का गढ़ रहा है, तो वो सांसद हुए तो उन्होंने सड़क बनाई। पीडब्ल्यूडी अभी क्या कर रही है, जहाँ जहाँ पानी लगता है बारिश में, जहाँ जल जमाव होता है, वहाँ सीसी रोड बनाती है। तो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है, वो कोई हमारी विधायक निधि से या हमारे द्वारा बनाई हुई सड़क नहीं है। जहाँ जहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़कों में पानी लगता तो सब बन रहा है। अब ये संयोग है कि इसी समय बना है। आप बाहर कहीं जाएंगे, हमारी सड़क तो फिर भी मेन रोड से गांव तक आपको थोड़ी ख़राब मिलेगी, लेकिन आप मेरी पूरी विधानसभा में चलेंगे तो जितने शिलान्यास और लोकार्पण के पत्थर 35 साल में लोगों ने लगाए होंगे उतने 5 साल में लगे हैं। और हमारे विधानसभा का बॉर्डर रमुआपुर कली से बिस्कोहर तक मेन रोड से जाने वाले किसी गांव का रास्ता आपको कच्चा नहीं मिलेगा। अच्छा सतीश जी, जाहिर तौर पर इस बार कुछ फिजा बदली हुई लग रही है। उत्तर प्रदेश की भी सियासत में आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार सतीश द्विवेदी एक इनएक्सपीरियंस कैंडिडेट के तौर पर थे, आपके साथ कोई ड्रॉबैक नहीं था, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 5 साल सरकार में और सत्ता में रहने के बाद बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं कितनी पूरी हुई कितनी नहीं, उसको लेकर के भी बातचीत होती है। तो आपको कुछ चुनौती नजर आती है, लगता है कि इस बार कुछ तस्वीर बदली हुई? देखिए, स्वाभाविक है, जब कोई सरकार 5 साल होती है, विधायक होता है, तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं नहीं पूरी होती हैं। लेकिन अच्छी बात है इस बार, जैसे 7 साल से हमारे केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, लेकिन पूरे देश में उस सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जिनकी उम्मीदें नहीं भी पूरी हुई हैं उनको लगता है मोदी जी ही पूरा करेंगे। 5 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, 5 साल से मैं इटवा में विधायक हूँ। लोगों ने देखा है कि जो पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो हुआ है। एक भी नगर पंचायत नहीं थी, इटवा बिस्कोहर नगर पंचायत हो गई। गौरा घाट का राप्ती नदी का पुल 50 साल से नहीं बन रहा था, वो बन गया। 3-3 सड़कें 7 मीटर चौड़ी हो रही, 50 सड़कें नहीं बनी हैं। मेन रोड बासी इटवा बिस्कोहर स्टेट हाईवे हो गया, राजकीय इंटर कॉलेज बन गया, डिग्री कॉलेज बन रहा है, ITI बन रहा है, पॉलिटेक्निक बन रहा है। तो जिन लोगों की उम्मीदें नहीं भी पूरी हुई हैं उनको लग रहा है कि मोदी योगी सतीश द्विवेदी हमारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, इसलिए किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। आप क्षेत्र में जाएंगे तो कोई भी आपको एक कहता हुआ नहीं मिलेगा, अगर वो सपा बसपा और कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है।
आम आदमी है तो आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारा विधायक अच्छा नहीं है। अच्छा सतीश जी, सबसे बड़े महकमे के मुखिया के तौर पर भी आपके साथ कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ नाराजगी भी होंगी। शिक्षक आपसे बड़े नाराज हैं, कम से कम आपने उनको जो है अभी, चूंकि मैं बहुत सारे शिक्षिकाओं से भी बात कर रहा था, उनका एक तो टाइमिंग भी बढ़ा दिया, ट्रांसफर को लेकर के भी बड़ा टिपिकल जो है चीज़ों को वो कर दिया। तो कई बार क्या कि जो गुड गवर्नेंस का जो आपका नारा है वो कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन रहा है। दूसरी तरफ चारा डाला जा रहा है कि देखिए पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे, शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर देंगे, वो तमाम चीज़ें। तो ये भी एक चुनौती है क्या? सवाल बड़ा ये है कि किसी सरकार का शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री उसके प्रदेश के गरीब मजदूर किसान के बच्चों की शिक्षा के लिए होता है विभाग, या शिक्षकों को खुश करने के लिए होता है? आप जरा अभिभावकों से मिलिए, आप जरा छात्र छात्राओं से मिलिए, तो आपको लगेगा कि योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए जो किया वो पिछले 50 साल में नहीं हुआ। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाउंड्री, दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, बच्चों को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग, किताबें, जब से सरकार आई मिड डे मील की शिकायत नहीं होती है। बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती थी अब सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में दिए जा रहे हैं। 1.25 लाख नए शिक्षक भर्ती किए हमने। आज हर स्कूल में टीचर है। आज गरीब मजदूर का, किसान का बेटा जहाँ पढ़ता है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। शिक्षकों के लिए भी हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। हमने उनकी सारी व्यवस्था ऑनलाइन की है, डिपार्टमेंटल करप्शन खत्म किया है, उनसे जुड़े हुए तमाम सुविधाओं, उनके 45 रजिस्टर उनको मेंटेन करने पड़ते थे, अभी हम 1 दर्जन रजिस्टर पर लेकर आए हैं, उसको भी कम कर रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल पर पूरे विभाग का डेटा दिया है। रहा सवाल ट्रांसफर का, हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में 80% टीचर पश्चिम के जिलों के हैं। अगर सबको हम उनके इच्छित जगहों पर भेज दें तो हमारे स्कूल खाली हो जाएंगे। और हम ऑप्शन देते हैं, हम खुद नहीं अलाट करते, हमारे टीचर ऑप्शन देते हैं कि हम किस जिले में जाना चाहते हैं। तो नौकरी लेते समय आपने अगर सिद्धार्थनगर को चूज किया है तो 1 ही साल बाद आपको सिद्धार्थनगर खराब क्यों लग रहा है? लोग यूएई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहाँ कहाँ जाकर नौकरी करते हैं, तो आप इसी प्रदेश के दूसरे हिस्से में क्यों नहीं कर सकते? काम के कुछ घंटे इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2 साल पढ़ाई बाधित हुई है। उन बच्चों का जो बैक हुआ है, जो एरियर हुआ है, एक तरह से 2 साल वो नहीं पढ़े हैं। अगर 1 घंटा हम तो, हमारे ज़माने के शिक्षक, कोई कोरोना नहीं था तब भी छुट्टी के टाइम के बाद हमको स्कूल में रोक करके लैंप की रोशनी में अलग से पढ़ाते थे। तो अगर कोरोना के लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए आधा घंटा 1 घंटा अधिक पढ़ाना पड़े, हम 70,000, 80,000, 90,000 सैलरी पाते हैं, तो मुझे लगता है देश हित में करना चाहिए। अच्छा सतीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं और उसका लोगों के बीच में इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। इसको कैसे आप लोग देखते हैं? क्या कोई ये अखिलेश यादव पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। जब केंद्र की सरकार ने 1 अप्रैल 2005 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की थी, तो उस समय जब ये स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी तो सरकार मुलायम सिंह यादव जी की थी। उस समय क्यों नहीं मना कर दिया कि मैं इसको नहीं करूंगा? और ये जानते हैं ये सब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, केंद्र सरकार इसको करती है। बिना केंद्र सरकार के अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते। उनका तो, आप याद, भगवान राम को खारिज करते थे, अयोध्या में राम मंदिर बनाने वालों पर गोलियां चलाते थे। जो केंद्र की जिस सरकार का, यूपीए कांग्रेस का, वो समर्थन कर रहे थे, वो कहती थी राम काल्पनिक है तो राम सेतु कैसे हो गया। आज वो कहते हैं मैं सरकार में आऊंगा तो इससे बड़ा भव्य मंदिर बनाऊंगा। तो अखिलेश यादव सत्ता में आने के लिए व्याकुल हैं और उसके लिए हर तरह का ड्रामा कर रहे हैं। सतीश जी, एक आखिरी सवाल, अगर आप इटवा पे हम वापस लौटें, इटवा की लड़ाई इस बार साख और सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। साख इस महीने में दांव पर लगी है सतीश द्विवेदी की। सतीश द्विवेदी नए नए आए थे तब उनकी कोई साख नहीं थी, लेकिन आज वो 5 साल सरकार में रहने के बाद उनकी अपनी भी साख और सरकार की साख भी, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा जताया सरकार ने। अब पहली बार विधायक बने, पहली बार मंत्री बन गए और तमाम चीजें जो है, तो ओवरऑल इस बार क्या लगता है, लड़ाई किसके साथ दिखाई देती है? देखिए, लड़ाई सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये लड़ाई हमसे है, सपा कह रही है कि लड़ाई हमसे है। मैं स्पेसिफिक किसी को, मैं तो कोई रणनीति बनाता ही नहीं चुनाव में। मैं पूरे 5 साल जनता के बीच रहा। पिछली बार तो मैं आया था तो मैं बड़ा अपरिचित था। लोगों ने मोदी जी के सरकार के काम के आधार पर और समाजवादी पार्टी और बसपा की गुंडागर्दी को हटाने के लिए हमको वोट दिया। इस बार तो मैं 5 साल जनता के बीच रहा हूँ। मैंने 50 साल की इटवा विधानसभा की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा किया है, लोगों का काम किया है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहा हूँ। आप कल्पना करिए, हमारी सरकार है, मैं मंत्री हूँ,
हमारे कार्यकर्ता किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी मोदी सरकार, योगी सरकार और अपने विधायक के काम बताकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन सपा के लोग आज ही धमकी दे रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारी प्रधानी ले लेंगे, हमारी सरकार आएगी तो तुम्हारा कोटा ले लेंगे, हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें जेल भेज देंगे। तो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अभी भी अहंकार और गुंडागर्दी। आप भी तो कह रहे हैं कि हमारी जनसभाओं में बुलडोजर खड़े हुए हैं जो है। नहीं, वो देखिए, वो एक विशेष संदर्भ में कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध को, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगी, अपराधियों की खैर नहीं है। और ये कह रही है जब, तो आप उसका प्रमाण देखिए। आप महिलाओं से बात करिए, लड़कियों से बात करिए, बुजुर्गों से बात करिए, सब कह रहे हैं इस 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, किसी हिंदू मुसलमान की जान नहीं गई। 12 बजे रात को भी लड़कियां घर से बाहर निकल सकती हैं, सब अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हम तो सुरक्षा, विकास, बिजली, सड़क, गरीब को राशन, स्कूल का कायाकल्प, अस्पताल। योगी जी ने अपराध जगत के बाहुबलियों का तिलिस्म तोड़ा है। सतीश द्विवेदी सत्ता के बाहुबलियों का तिलिस्म तोड़ पाएंगे? टूट गया है। 2017 में ही सत्ता के बाहुबलियों का तिलिस्म टूट गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिएगा, यह चुनाव कई लोगों की राजनीति इटवा में समाप्त कर देगा, जो आने वाले 20-25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को डिगा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे सतीश चंद्र द्विवेदी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जो काम किया है उस काम के बिना पर हम लोगों के पास जा रहे हैं। हमने अपराध, गुंडागर्दी को खत्म किया है, हमने यहां विकास किया है। और बात केवल इटवा की ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की योजनाएं चली हैं केंद्र और राज्य की, उसी का चुनाव इटवा में भी होने जा रहा है। और इस बार इटवा सत्ता और सत्ता के मठाधीशों को खत्म करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार और सहयोगी सद्दाम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, इटवा, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर के बांसी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव राजशाही से नहीं जीते जाते, बल्कि जनता जिन्हें पसंद करती है जीतते वही हैं। मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने 7 बार विधायक बनाया है। इस बार भी मेरे सामने मुझे कोई चुनौती नजर नहीं आती, लेकिन एक बात तो तय है कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह की साख तो दांव पर लगी है। की रियासत का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। रियासतें तो खत्म हो गई, लेकिन लोकतंत्र में राजशाही अभी भी खत्म नहीं हुई है। आज भी यहां पर जो कब्जा है, बांसी विधानसभा में अगर बात करें तो राजा साहब का कब्जा ही है। 7 बार से विधायक राजा जयप्रताप सिंह इस बार हैट्रिक लगाने के लिए, क्योंकि 5 बार सीधे तौर पर एक साथ विधायक रहे, एक टर्म ऐसा आया जहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर 2 बार से लगातार विधायक है और तीसरी बार चुनाव मैदान में है। हमारे साथ खुद राजा जयप्रताप सिंह हैं। सर, मैं आपको कह रहा हूं, राजा जयप्रताप सिंह, लोकतंत्र में राजा की कितनी स्वीकार्यता है और राजा को किस रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए? देखिए, राजा का कोई स्वीकार्यता नहीं है इस लोकतंत्र में, परंतु क्योंकि यहाँ लोग अपने प्यार से बोलते हैं, सम्मान से बोलते हैं, नहीं तो राजा माने कुछ नहीं। ये तो हम लोग स्वतंत्र भारत में रहते हैं। वो जो परिभाषा राजा का था वो तो तभी 47 के बाद समाप्त हो गया। लेकिन राजशाही आज भी कायम है। 7 बार आप जनता के द्वारा चुन करके आ रहे हैं। देखिए, राजशाही तो वंशानुगत होती है, पीढ़ीगत होती है, लेकिन आप तो जनता के द्वारा आज भी, यानी आपकी स्वीकारता आज भी है। तो ये रेलेवेंसी कैसे? नहीं, वो मैं फिर बता रहा हूँ, वो राजा वाली रेलेवेंसी नहीं है। ये इतनी बड़ी हवेली है, और क्योंकि जमींदारी परिवार था, 47 के पहले एक पद दिया जाता था अंग्रेजों के माध्यम से, या मान्यता होता था या पब्लिक की तरफ से मान्यता होता था, तो वो तो अपने जगह पर था। उसके बाद तो मैं तो बाहर ही चला गया था, कई साल के बाद वापस लौटा तो राजनीति में आया, और राजनीति में मुझे अवसर ये यहाँ की जनता ने दिया, बहुत ही सम्मान दिया, बहुत ही प्यार दिया, और वो सम्मान आज तक उनने बरकरार रखा। और उतना ही अपेक्षा उनने किया भी कि अगर हम उतना सम्मान दे रहे हैं तो उतना हम उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके उनका सेवा करें, उनकी समस्याओं का निदान करें, और जो छोटी छोटी बात उनका जितना भी हो सके उतना करें। तो वो हम लगातार करते आ रहे हैं। अच्छा जयप्रताप जी, सबसे बड़ी बात है, अगर सिद्धार्थनगर की बात करें, सिद्धार्थनगर अपने आप में, चूंकि नेपाल बॉर्डर भी यहाँ से बेहद करीब है, उत्तर प्रदेश के एक तरह से आखिरी छोर पर जो है ये इलाका आता है। आपको क्या लगता है, इतने साल यहाँ काम करने के बाद, चूंकि चुनौतियां जाहिर तौर पर कभी खत्म नहीं होती, आपको क्या लगता है कि बांसी में अभी कौन सी चुनौतियां बाकी जिनको आपको अभी पूरा करना है? अभी बहुत चुनौतियाँ बाकी है। सरकार होने के कारण
अपनी सरकार बनने के बाद बहुत सारे काम पूरे प्रदेश में और नीचे गांव के विकास के लिए और परिवारों के विकास के लिए बहुत सारे काम हुए। मगर जब हम अपने क्षेत्र देखते हैं, क्योंकि मुझे अवसर इसी जनता ने मुझे लगभग 30 साल 32 साल का दिया, तो समय समय पर जितना भी हम लोग काम कर पाए, जो मूलभूत सुविधा है उनको तो किया। मगर उदाहरण स्वरूप मैं ये बता सकता हूँ, जैसे हमारे यहाँ रोड्स की समस्या है। रोड्स हमारे यहाँ 30 साल से जितने भी है, क्योंकि मुझे अवसर मिला तो मैंने बनाया, बनते हैं, बिगड़ते हैं, बाढ़ की त्रासदी होती है, लगातार 200 साल पर बाढ़ आती है, 2-2 साल पर, और बार बार बाढ़ आने पर बहुत सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त होती है, फिर हम निर्माण कार्य शुरू करते हैं। तो इसी को लेके कहीं ना कहीं हम लोग से भी समय के साथ इस अपेक्षा के साथ कि सरकार आपकी है और ये सड़कें आपके समय से नहीं बन पाई, ये कुछ छूट गया है। अच्छा, तो सबसे अब बड़ी इनको बात फिर दोबारा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, क्योंकि ये स्वास्थ्य 2 साल जो पिछले रहे वो हेल्थ के लिहाज से बड़ी चुनौती रहे, और मुझे लगता है लोगों का परसेप्शन भी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही चीजें बनता है कि आप कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, वो तमाम चीजें चलती रही। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप अपना आकलन कैसे करते हैं, केवल यहाँ के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली उसके 2-3 महीने बाद ही ये कोरोना काल का, ये कोविड काल का ये एक महामारी आ गया, और वो पूरा स्वास्थ्य विभाग हमको पूरा परिवर्तन करना पड़ा। हमारे सारे प्राथमिकताएं खत्म करके खाली कोविड की मैनेजमेंट के लिए ये हमको पूरा करना पड़ा, जो अभी तक चल रहा है। ये लगभग 2 साल, 2.25 साल हो गया, और हमारे जितने भी संसाधन थे, स्वास्थ्य विभाग के थे, अन्य विभाग के थे, सबको इकट्ठा करके इस कोरोना का महामारी को, फर्स्ट फेज को, सेकंड फेज को, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, डॉक्टर्स की नियुक्ति करने के लिए, पैरामेडिक्स को लगाने के लिए, RT-PCR के केमिकल्स खरीदने के लिए, इंजेक्शंस खरीदने के लिए, इतने बड़े पैमाने पर आज भी हम लोग, जो हमारा मेजर अमाउंट जो हमारा धन का आवंटन है, अभी भी RT-PCR और वैक्सीनेशन में जा रहा है, जिसके छोटे छोटे चीज़ें हमको बराबर खरीदने पड़ते हैं। तो स्वास्थ्य सेवा हमारा पूरा केंद्रित हो गया उस कोरोना महामारी के लिए, और उस बीच में हम लोग को 3-4 महीना टाइम भी मिला। अच्छा, विपक्ष कहता है दिया तले अंधेरा है। माफ कीजिएगा, सिद्धार्थ नगर जो है में स्वास्थ्य मंत्री हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे ज्यादा बदहाल यहाँ पर है। जी नहीं, इतना तो हम नहीं कहेंगे, खराब तो सब जगह था, पूरे प्रदेश में था। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कम से कम 8,000-10,000 की कमी थी शुरू से। किसी ने उसमें कोई प्रयास नहीं किया कि उन डॉक्टर्स की कमी को कैसे पूरा करा जाए। उसकी पूरी नई नियमावली बनाएगी, नए विशेषज्ञ डॉक्टर्स को हमारे स्वास्थ्य सेवाएं में लाने के लिए नियमावली बना के कैबिनेट में पास करके उसको लोक सेवा आयोग से उनकी नियुक्ति कराई, और लगभग अब इधर पिछले 3-4 महीने के अंदर 1200 विशेषज्ञ डॉक्टर्स हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आए हैं। और स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते। आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज तो दे दिया, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ 2 विभाग है, एक चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग जो मेडिकल कॉलेजेस बनाता है, और एक स्वास्थ्य सेवाएं जो जिला अस्पताल और नीचे के PHC तक देखता है। हमारा काम था नीचे के PHC तक, CHC तक, वहाँ जितने भी ज़्यादा संसाधन थे उनको पूरा करने के लिए, और मुश्किल से हमको 3-4 महीना मिला। उसमें डॉक्टर्स की नियुक्ति, उसमें पैरामेडिकल्स की नियुक्ति, नर्सेज की नियुक्ति, जो लोक सेवा आयोग से जल्दी कराया गया, और साथ में हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए PHC CHC लेवल पर भी लगातार चलते रहा। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का महामारी ने प्रधानमंत्री ये लोग टेक्निकलिटीज समझ पाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे, मगर हमको तो बताना पड़ेगा ना। अगर कोरोना नहीं आया होता, शायद हमारा प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा 120% का बजट नहीं बढ़ाया होता पूरे देश का। उस 120% का जो हम लोग को, जो उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, एक PHC को विस्तार करना, एक CHC को विस्तार करना, उसमें अल्ट्रासाउंड देना, उसमें एक्सरे देना, CT स्कैन जिले अस्पताल पर देना, डॉक्टर्स का पोस्टिंग। खैर, ये डिस्क्रिप्शन, अब इसका वक्त खत्म हो गया, अब ये सियासत का वक्त है। विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार राजा साहब फंस गए। अब विपक्षी कह रहे हैं फंस गए तो हम फंस गए, अब उसका हम क्या जवाब देंगे? हम विपक्षी का जवाब नहीं देते। यदि उनको लगता है मैं फंस गया हूँ तो मैं फंस गया हूँ। अच्छा, कोई चुनौती दिखाई दे रही है आपको? अभी तो नहीं दिख रही, 2 दिन रह गए, मुझे तो अभी कोई चुनौती नहीं दिख रही। तो आपको लगता है कि एक बार फिर जनता राजा साहब को चुनने जा रही है, या जयप्रताप सिंह को चुनने जा रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनका जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है पिछले इतने 32 सालों से, वो मुझे लगता है आज भी कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे राजा जयप्रताप सिंह, जिन्होंने साफगोई से सारी बात कही। उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना हम लगातार कर रहे हैं, और एक बार फिर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जनता एक बार उन्हें फिर चुनेगी। अगर विपक्षियों को लगता है कि राजा साहब फंस गए तो आप फंसा लीजिए, लेकिन जनता उन्हें उससे उबारने जा रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश और सहयोगी सद्दाम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, बांसी, सिद्धार्थ। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।